55 में जो ड्यूटीज हम पढ़ रहे थे सुबह, उस ड्यूटी में एक ड्यूटी ये थी कि सेलर जो भी प्रॉपर्टी बेचेगा उसमें सारे पब्लिक चार्ज पे करके बेचेगा, बिना कोई ऐसा बिना पब्लिक चार्ज को क्लियर करे प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। हालांकि वो इमूवेबल के लिए है, पर मैंने आपको बताया था ना कि है तो सेल, वो भी सेल है टीपीए में, यहाँ भी सेल है, तो जो रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे लगेंगे। तो अगर मान लो बाई चांस वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और किसी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है, कोई ड्यू है पहले से, और बिना उसे क्लियर करे सामने वाला सेलर बेच देता है, तो ऐसे में किसका ब्रीच माना जाएगा? वारंटी का ब्रीच, डैमेजेस लिए जा सकते हैं। फिर हमने देखा था कि 15 में है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आप सामान को खरीद सकते हो बाय डिस्क्रिप्शन, बता के कि मुझे इस तरीके से सामान चाहिए। फिर हमने देखा था, अच्छा 15 में हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन से सामान लिया है और डिस्क्रिप्शन के जैसा अगर सामान नहीं मिला आपको, यानी जैसा आपने उसको बताया था सामान खरीदने के लिए कि मुझे ऐसा ऐसा सामान चाहिए, वैसा वैसा अगर उसने नहीं दिया आपको, तो ऐसे में ये किसका ब्रीच माना जाएगा? कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा। लिखा हुआ ना है, मैंने आपको बोला था याद रखना कौन सा सेक्शन कंडीशन पे लगता है, कौन सा सेक्शन वारंटी पे लगता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हमने देखा था सेक्शन 16 में हमने देखा था कैविएट एम्प्टर का रूल, कि जो खरीदने वाला है बायर वो ही सावधानी रखेगा, वो ही अपनी आंखें खुली रखेगा। पर इसके 4 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे बायर नहीं बल्कि बेचने वाला सेलर ही जिम्मेदार होता है। पहली स्थिति जब सेलर जिम्मेदार होगा, कब? जब बायर जो है वो सेलर पे डाल देता है कि भाई मैंने आपको पर्पस बता दिया, आपके जजमेंट आपकी स्किल पे मैं डिपेंड करता हूँ और आपका काम भी वही है जो चीज़ मुझे चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप उसके जजमेंट पे रिलाई कर रहे हो, आपने जब उसके ऊपर चीज़ें छोड़ दी कि आप जो दोगे वो मैं ले लूँगा, तब फिर सेलर जिम्मेदार है। दूसरा हमने क्या किया था, अच्छा इसका ही एक 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 एक्सेप्शन था कि जब आप कोई कंपनी की चीज़ लेते हो जो पेटेंट है या ट्रेड मार्क है उस पर, तो वहाँ पे फिर सेलर जिम्मेदार नहीं है, फिर आप जानो कंपनी जाने। 2 में हमने देखा था कि जो भी सामान आप बेचोगे वो सूटेबल होना चाहिए बेचने के लिए, ठीक है, वहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और इसके प्रोवाइजो में हमने देखा था कि कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी, एग्जामिनेशन से जो चीज़ रिवील हो सकती है। अगर आपने किसी सामान का प्रॉपर एग्जामिनेशन किया है खरीदने से पहले, उसको देखा है परखा है, उसके बाद फिर सेलर जिम्मेदार नहीं है। फिर इम्प्लाइड कंडीशन देखी थी हमने, वारंटी और कंडीशन यूसेज ऑफ ट्रेड के अंदर। फिर हमने देखी थी कि आप चाहो तो खुद से भी कोई वारंटी या कंडीशन लगा सकते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बस वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। 17 में हमने देखा था कि सेल कैसे होगी? बाय सैंपल। कई बार सेलर सैंपल दिखा के भी सेल करता है कि ऐसा माल है मेरे पास, खरीदना है आपको, तो आप हाँ कर देते हो, तो सैंपल से भी सेल होती है। पर वहाँ पे 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, और 3 चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ नहीं हुई तो क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। पहली चीज़ क्या है कि जो भी सैंपल के द्वारा सेल की गई है वहाँ पे आपका सारा माल किसके जैसा होना चाहिए? जैसा कि आपका सैंपल था उसके जैसा होना चाहिए, उसके जैसा कॉरेस्पॉन्ड रहना चाहिए। दूसरा, आप गुड्स को सैंपल से कंपेयर करोगे, इस बात की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको सेलर देगा। फिर तीसरा पॉइंट था कि कोई भी छुपे हुए डिफेक्ट यानी हिडन डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये भी था पॉइंट हिडन डिफेक्ट वाला सुबह जो किया था हमने, कि ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, सेलर जो सामान बेच रहा है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और है तो वो बताएगा। वो डिफेक्ट जो जांच करने से सामने नहीं आ सकता है। किया था ना ये वाला आज सुबह तो किया है कि सेलर की जिम्मेदारी है कि जो भी वो सामान बेच रहा है उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा डिफेक्ट जो कि एक नॉर्मल देखने से सामान को पता नहीं चले। फिर सेक्शन 18, अब हम कर रहे हैं चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा? गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड
माल को अभिनिश्चित करना होगा। Where there is a contract for the sale of uncertain goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until goods are ascertained। जहाँ की संविदा अभिनिश्चित माल के विक्रय के लिए, वहाँ यदि और जब तक माल अभिनिश्चित नहीं कर लिया जाता, माल में कोई संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं होगी। देखो, अगर आपने गुड्स को सर्टेन नहीं किया है, असर्टेन्ड ही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तब तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक आप माल को असर्टेन नहीं कर देते। जो चीज़ को असर्टेन नहीं किया जा सकता उसको बेचा भी नहीं जा सकता है। असर्टेन गुड्स को बेचा जा सकता है, पर आप अनअसर्टेन्ड गुड को नहीं बेच सकते हो। जब तक अभिनिश्चित को निश्चित ना कर लिया जाए, माल को अभिनिश्चित करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सामने वाले को बोला कि भाई मुझे 100 किलो राइस चाहिए, ठीक है, चावल चाहिए। अब उसके पास चावल की बहुत सारी वैरायटी हैं, कौन से वाले चाहिए, ठीक है। ये जब तक आप उसको सर्टेन नहीं करोगे तब तक आपको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता चावल। आप उसको बताओगे कि ये इतना है, ठीक है, ये क्वालिटी के ऐसे हैं, तो ही वो चीज़ आपको ट्रांसफ़र होगी। जब तक सर्टेन नहीं होगी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मेरे पास बहुत सारे ऑयल हैं, कोकोनट का ऑयल या 10 चीज़ें के और भी ऑयल हैं। अब आपने अगर मुझे कॉन्टैक्ट दिया कि सर मुझे ऑयल चाहिए, तो ये अनसर्टेन्ड है। जब तक आप सर्टेन नहीं करोगे कि कौन सा ऑयल, तब तक मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है कि जब तक अनसर्टेन को सर्टेन नहीं कर देते तब तक आप बेचोगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते भी हो, अनसर्टेन चीज़ को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड है। कौन सा सेक्शन है, 29। वही तो है ये सेक्शन 29 और 18 में कोई अंतर थोड़ी है। यहाँ पे भी तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले निश्चित कर लो क्या चाहिए, क्योंकि अगर निश्चित नहीं किया आपने, सर्टेन नहीं किया, तो फिर आप बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि मेन प्रोविज़न 29 है इसके पीछे, जो कहेगा अगर आपने कर भी दिया, वैसे तो नहीं कर सकते, कर भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्रीमेंट वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आ जाओ 19। सेक्शन 19 कहता है प्रॉपर्टी पासेज व्हेन इंटेंडेड टू पास। संपत्ति जब संक्रांत होती है जब उसका संक्रांत होना आशित हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे सेक्शन 19 जो है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ हुआ है, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ओनरशिप। इसका मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, हम गुड्स की बात नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ओनरशिप, अधिकार, इंटरेस्ट। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो गुड्स के अंदर अधिकार होता है वो कब ट्रांसफ़र होगा। आज मैं अगर ये मेरा फ़ोन आपको बेचता हूँ तो इस फ़ोन का अभी तक मैं मालिक हूँ, आप कब मालिक बनोगे, मेरे बेचने पर आप कब मालिक बनोगे, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी जो आपको मालिक बना देगी इस फ़ोन का। तो ये वो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ओनरशिप। तो इसका एक ही आंसर है कि जब किसी भी माल को बेचा जाता है तो उसकी ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होती है जब पार्टीज़ का इंटेंशन हो उसको ट्रांसफ़र करने का। तो एक वर्ड का आंसर है कि पार्टीज़ का क्या इंटेंशन है, पार्टीज़ क्या चाहती हैं, कब चाहती हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी में यानी गुड्स में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो। तो सेलर से बायर के पास जब माल जाएगा तो पहले सेलर मालिक था, अब बायर मालिक बन जाएगा। तो सेलर से जब बायर मालिक बनेगा तो कब बनेगा मालिक, तब बनेगा जब दोनों का इंटेंशन हो, जब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया हो।
और इंटेंशन का पता कैसे चलेगा? इंटेंशन का पता चलेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के पता चल जाएगा कि कब माल बायर के पास जाएगा और कब बायर मालिक बन जाएगा, यानी कब गुड्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बायर के पास चली जाएगी। Where there is a contract for the sale of specific or ascertained goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend to be transferred। तो पहला सब सेक्शन में इन्होंने पार्टीज पे छोड़ दिया कि जो ओनरशिप है वो तभी ट्रांसफ़र होगी जब पार्टीज दोनों मिलके चाहेंगी। तो सबसे पहला इन्होंने क्या किया, पार्टीज के ऊपर ही छोड़ दिया कि आप ही मिलकर डिसाइड कर लो। दूसरा सबसेक्शन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रिगार्ड शेल हैड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। सबसेक्शन 2 बोलता है कि इंटेंशन जानने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स देखनी पड़ेंगी, पार्टीज का कंडक्ट देखना पड़ेगा और केस की सर्कमस्टेंसेज देखनी पड़ेंगी। जहाँ की संविदा विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल के विक्रय के लिए हो वहाँ उस माल में कि संपत्ति क्रेता को उस समय अंतरित होती है जिस समय उसका अंतरित किया जाना उस संविदा के पक्षकारों द्वारा आशित हो। तो पक्षकारों पे छोड़ दिया, भाई आप मिलकर डिसाइड कर लो कि कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास जाएगी। संविदा के निबंधन पक्षकारों का आचरण, मामले की परिस्थितियां पक्षकारों के आशय को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखी जाएंगी। अब इंटेंशन जानना है अगर पार्टी का, तो आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स देखो, पार्टीज का कंडक्ट क्या रहा है, आचरण क्या रहा वो देखो, और केस की परिस्थितियां देखो, उससे समझ में आ जाएगा कि पार्टीज का इंटेंशन क्या था। पार्टीज का इंटेंशन क्या था। इंडियन, चलो पहले एक बार सबसेक्शन 3 पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। Unless a different intention appears, a rule contained in section 20 to 24 are rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in the goods is to pass to the buyer। अब 20 से 24 के जो नियम हैं वो लागू होंगे जब भी आपको इंटेंशन डिटरमाइन करना है कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है। जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस समय के बारे में जिस पर माल में की संपत्ति क्रेता को संक्रांत होनी है, पक्षकारों के आशय के अभिनिश्चित के लिए वे नियम हैं जो धारा 20 से लेकर 24 तक अंतर्विष्ट हैं। तो इंटेंशन जाने के लिए आपको 20 से लेकर 24 तक के सेक्शंस के जो नियम हैं उनको देखने पड़ेंगे। मेन जो पॉइंट है सेक्शन 19 के अंदर वो क्या है कि ओनरशिप जो होती है वो एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति तक तब जाएगी जब उन्होंने पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया, उनका इंटेंशन देखा जाएगा। और इंटेंशन कैसे पता चलेगा? इंटेंशन के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस देखनी पड़ेंगी, पार्टी से कंडक्ट देखना पड़ेगा। 19 के अंदर मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंटेंशन। अब मैंने आपको जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वैसे तो इंटेंशन के बारे में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंटेंशन भी होना ज़रूरी है। सेक्शन 10 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 10 में तो बल्कि कौन सी रिक्वायरमेंट है? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। पर कहीं भी नहीं लिखा कि इंटेंशन भी होना चाहिए पार्टीज़ का। पर यहाँ पे हमने एक केस किया था बालफर वर्सेस बालफर वाला, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इंडिया वाले केस में, और ये तो खैर बाहर का केस था, कि इंटेंशन भी ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब यहाँ पे आपने देखा सेक्शन 19 के अंदर, सेक्शन 19 में हो तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहा है सेल का, एक इंसान दूसरे को सामान बेच रहा है, पर ओनरशिप कब जाएगी एक से दूसरे के पास ये जानने के लिए पार्टीज का क्या देखना पड़ेगा? इंटेंशन। तो वैसे इंटेंशन एलिमेंट नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इंटेंशन भी एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने का, पर इस प्रावधान को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेंशन भी एक रेलिवेंट प्रोविजन होता है। इंटेंशन। सेक्शन 20,
सेक्शन 20, 21, 22 ये एक जैसे सेक्शंस हैं। जैसे 20 कहता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी, फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड, स्पेसिफिक गुड्स को बेचने के लिए। स्पेसिफिक गुड्स की परिभाषा कहाँ दे रखी है? 2 के 2 क्लॉज 13, 3 में थोड़ी है। स्पेसिफिक गुड्स की पूछ रहा हूँ मैं, 14 में है। एक तरीका याद रखना आप, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए, आपने बोला सर 2 के 3 में है जबकि 14 में है, कंफ्यूज हो गए ना आप। इसमें एक तरीका होता है, जैसे प्री में अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको लगे कि ये डेफिनेशन जो है ये एंड में है, बीच में है या शुरुआत में, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमेशा याद रखना डेफिनेशन होती है ABCDEFG करके। एस से है तो लास्ट ही आ रहा होगा, स्टार्टिंग में कैसे हो सकता है एस नाम का? एस तो एंड में आता है ना। ABCD स्टार्टिंग में आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले बी स्टार्ट हुआ बायर, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, लास्ट में जाके एस आएगा। तो कभी भी जब भी कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा दिमाग लगा लेना कि ABCD करके क्लॉजेज होंगे, किसी एक्ट में अलग भी हो सकते हैं, मोस्टली हर एक्ट में ABCD करके ही होता है। तो कभी भी SW इस नाम से अगर आए तो समझ जाना एंड में ही होगा, उस क्लॉजेस के सेक्शन 2 के एंड में ही होगा। जैसे पढ़ते नहीं हो आप CRPC के अंदर विक्टिम कहाँ है, समन कहाँ है, समन केस, वारंट केस, ये VWS ये एंड के तो हैं ABCD में, इसलिए सबसे लास्ट में दे रखे हैं इनके क्लॉज। तो उससे आइडिया लगा लिया करो ताकि आपको गलत नहीं हो। वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer when the contract is made. It is immaterial whether the time of the payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed. इन्होंने बस इतनी सी बात बोली है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो कब पास होती है? जैसे ही सामान तैयार हो जाता है, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाता है, तो प्रॉपर्टी भी सामने वाले के पास चली जाती है। मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है सामान तैयार है। तो अगर आपका सामान ऑलरेडी तैयार है, इसका मतलब उसकी ओनरशिप आपके पास आ चुकी है। स्पेसिफिक गुड्स जो होते हैं जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, स्पेसिफिक गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड हैं, जिन पे एग्री किया गया खरीदने के लिए, और वो जब डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, मतलब जब वो तैयार हो जाते हैं, तो तभी प्रॉपर्टी सामने वाले के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रॉपर्टी का मेरा मतलब है यहाँ पे ओनरशिप। जहाँ की संविदा परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है, वहाँ उस माल में की संपत्ति क्रेता को उस समय संक्रांत होती है जब संविदा की जाती है, और यह तत्वहीन है कि कीमत के संदाय का समय या माल के परिधान का समय दोनों मुलतवी कर दी गई हैं। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डिलीवरी का और पेमेंट का सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। डिलीवरी बाद में भी हो सकती है, पेमेंट बाद में भी हो सकता है, मालिक हो सकता है आप पहले ही बन जाओ। तो सेक्शन 20 बस इतनी सी बात बोलता है, जब आपको जो माल खरीदना है, जब आपका वो माल तैयार है, डिलीवरेबल स्टेट में है, रेडी है, तो भले ही डिलीवरी बाद में होगी, भले ही पेमेंट बाद में होगा, फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके मालिक बन चुके हो। ट्वेंटी वन पे आ जाओ। 21 कहता है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग to goods for the purpose of putting them into deliverable state, the property does not pass until such thing is done or the buyer has notice thereof. 20 में कहा था कि आपका सामान तैयार है,
21 कह रहा है कि आपका सामान तैयार किया जाएगा, और जब तैयार हो जाएगा सेलर आपको नोटिस दे देगा कि भाई साहब आपका सामान तैयार है, आके ले जाओ। तो जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे, मतलब आपका सामान रेडी होगा, और सेलर जब आपको नोटिस दे देगा कि आपका सामान आपके हिसाब से रेडी करवा दिया गया है, तो जैसे ही उसने नोटिस दिया प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके पास, अब आप ओनर उसके बन जाओगे। तो 20 और 21 में एक ही चीज़ का अंतर है। 20 कहता है कि आपका माल तैयार है, 21 कहता है कि आपका माल तैयार होगा। जो गुड्स हैं दे आर ऑलरेडी इन द डिलीवरेबल स्टेट अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 में ऑलरेडी सामान जो है डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, तैयार है। 21 के अंदर आपके बोलने के बाद सेलर आपका माल तैयार करेगा और आपको नोटिस देगा। नोटिस का मतलब है आपको बताएगा कि आपने जैसा बोला था आपका माल तैयार हो गया। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। उसमें आपका माल ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, इसमें डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आएगा, सेलर लेके आएगा और फिर आपको नोटिस देगा कि आपका सामान तैयार है। विनिर्दिष्ट माल परिदेय स्थिति में लाया जाना, जहां की संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है और विक्रेता माल को परिदेय स्थिति में लाने के प्रयोजन से माल के प्रति कुछ करने के लिए आबद्ध है, वहाँ संपत्ति तब तक संक्रांत नहीं होती जब तक वह कर नहीं दिया जाता और क्रेता को उसकी सूचना नहीं हो जाती। तो सेलर के पार्ट पे जब भी कोई काम पेंडिंग है, उसको माल तैयार करना है, तो जब तक वो माल तैयार नहीं कर लेता और माल तैयार करने के बाद इस बात की जानकारी कि माल तैयार हो गया बायर को नहीं दे देता, तब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। कभी आपने देखा भी होगा, तो जब भी आप कोई ऑर्डर दे के आ जाते हो तो आपको फ़ोन करके कहता है ना बेचने वाला, भाई साहब आपका माल तैयार है, आके ले जाओ। तो उसने दोनों काम कर दिए, माल तैयार कर दिया मतलब डिलीवरेबल स्टेट में माल लेके आ गया। फिर आपको फ़ोन करना क्या दिखा रहा है, उसने आपको नोटिस दे दिया। क्या किया उसने? सेक्शन 21 की कंप्लायंस कर दी, सेक्शन 21 की कंप्लायंस कर दी उसने। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रॉपर्टी आपके पास आ चुकी है क्योंकि आपका माल तैयार है। अगर अब आपने उसके फ़ोन करने के बाद भी 1 महीने तक माल नहीं उठाया, बारिश आ गई, माल सड़ गया, तो अब आप जिम्मेदार हो, वो जिम्मेदार नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी पास हो चुकी है। जैसे उसने आपको फ़ोन किया था कि भाई साहब माल तैयार है, ले जाओ, अब वो जिम्मेदार नहीं, अब आप जिम्मेदार हो क्योंकि सेक्शन 21 कहता है कि प्रॉपर्टी पास हो गई। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, ओनरशिप पास हो गई। अब जिसके पास ओनरशिप, उसका रिस्क, सामान का मालिक जो होगा, सामान के नष्ट होने पे उसका रिस्क होगा। 22 भी 2021 से रिलेटेड ही है। 22 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस। यहाँ पे सेलर को पैसा पता लगाने के लिए कोई कार्य करना है। Where there is a contract for the sale of a specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure, test or do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price, the property does not pass until such act or thing is done or the buyer has notice thereof। देखो 22 भी कुछ 21 जैसा ही है। 22 कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सामान ले तो लिया, पर आपने उसको बोला कि देख इसको पैक कर दे। सामान खरीद लेते हैं ना हम कई बार, वो बोलते हैं कि इसको पैक कर दे या इसको तोल के बता कितनी प्राइस बैठेगी। तो जब तक वो उसको तोल नहीं देता तब तक, और तोलने के बाद जब तक आपको बता नहीं देता कि इतना बैठ रहा है, तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। तो यहाँ पे बेसिकली उसका मेजर करना, तोलना, पैक करना, उसके ब्याह पे कोई भी कार्य किया जाएगा जिससे कि कीमत पता चले। तो वहाँ पे फिर ऐसी स्थिति के अंदर प्रॉपर्टी तभी पास होगी जब उसने वो माल को तोल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है और आपको इस बात की सूचना दे दी है कि भाई साहब मैंने पूरा चेक कर लिया, इतने किलो बैठ रहा है, ठीक है, और ऐसे है, तो मान लिया जाएगा आपको, आपके पास प्रॉपर्टी आ गई।
प्रॉपर्टी मतलब आपके पास अब ओनरशिप आ गई। जैसे अभी मुझे टाइल्स लगवानी है घर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में मैंने टाइल्स के लिए ऑर्डर किया कि मुझे टाइल्स चाहिए। लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, टाइल्स चाहिए। उसने कहा ठीक है टाइल्स दे दूंगा, मुझे मेजर करना पड़ेगा भाई साहब, एरिया कितना है आपका। मैंने कहा आ जा घर पे और मेजर कर ले कितना एरिया है, कितने स्क्वायर फीट है, उससे मैं सब टाइल लगा दे। तो मैंने इससे कॉन्टेक्ट कर लिया कि मैं टाइल खरीद रहा हूँ, पर तुझे मेजर करना पड़ेगा पहले। तो कांटेक्ट तो हो गया, स्पेसिफिक गुड है, टाइल्स मैं देख ली, फाइनल कर ली, डिलीवरेबल स्टेट में टाइल्स तैयार है, पर वो नापेगा पहले घर का एरिया आके, तब देगा, तब फाइनल होगा। तो जब तक वो एरिया नहीं नाप लेता और नापने के बाद मुझे नहीं बता देता, तब तक मेरे पास ट्रांसफ़र नहीं आएगी ओनरशिप। ओनरशिप मेरे पास तभी ट्रांसफ़र आएगी जब वो पूरा एरिया मेजर कर लेगा कि इतना एरिया है, इतनी प्राइस लूँगा, और इस बात का नोटिस मुझे दे देगा, तब जाके ही ओनरशिप मेरे पास आएगी। तो आपका 20, 21, 22, 20 कहता है माल ऑलरेडी तैयार है, 21 कहता है माल तैयार किया जाएगा, और 22 कहता है कि अभी कुछ कार्य करना सेलर की तरफ से बाकी है जिससे कीमत पता लग सके, जैसे कि मेजर करना, नापना, तोलना, ये सब चीज़ें। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी और सेलर नोटिस दे देगा, तब माना जाएगा कि प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। तो तीनों इजी इजी से हैं, ये 20, 21, 22 एक जैसे ही हैं। ट्वेंटी टू हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं। जहाँ की संविदा परिदय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है, किंतु विक्रेता कीमत अभी निश्चित करने के प्रयोजन से माल को तोलने, मापने, परखने या उसके बारे में कोई अन्य कार्य या बात करने के लिए आबद्ध है, वहाँ संपत्ति तब तक संक्रांत नहीं होती जब तक वह कार्य या बात नहीं कर दी जाती और क्रेता को उसकी सूचना नहीं दे दी जाती। तो समझ में आ गया सेक्शन 22। चले आगे 23, पढ़ लो आप एक बार ये सारे सेक्शन जितने मैंने पढ़ाए अभी तक, 18 से लेके 22। टीपीए की डॉक्ट्रिन्स मिल गई आपको सारी। मान के चलो 2 क्वेश्चन तो उसमें आ ही जाएंगे टीपीए। एक तो सारी डॉक्ट्रिन्स याद करनी है, कौन से सेक्शन में कौन सी डॉक्ट्रिन है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ना करते भी आ ही जाएगा कि कौन से सेक्शन में कौन सी डॉक्ट्रिन है। और दूसरा, मैंने जितने भी केसेस लिखे हैं, कौन सा केस कौन से सेक्शन का है वो भी याद करना पड़ेगा आपको। तो हर केस के आगे सेक्शन का नंबर लिखा हुआ है। तो जो मैंने आपको आज भेजा है ना पीडीएफ में, तो उसको देख लेना एक बार। उसमें आपके टीपीए के मान लो 2 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे। सारी डॉक्ट्रिन से याद करनी है और सारे केसेस।
चलें 23 सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? सेलेक्ट करना है यहाँ पर। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर द सेल, वो कौन से गुड्स का हुआ है? जो अनअसर्टेन्ड है, जिनको सर्टेन नहीं किया गया है, या फिर जो फ्यूचर गुड्स हैं, यानी कि अभी तक बने नहीं है। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द सेलर with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereupon passes to the buyer. Such assent may be express or implied and may be given either before or after the appropriation is made. अभिनिश्चित माल का विक्रय और अभियोग, जहाँ के अभिनिश्चित या भावी माल के पूर्णानुसार विक्रय की संविदा है, और ऐसा माल जो उस वर्णन का और परिदेय स्थिति में है, या तो क्रेता की अनुमति से क्रेता द्वारा या विक्रेता की अनुमति से क्रेता द्वारा संविदा मत अर्षित विनियोजित कर दिया जाता है, वहाँ तदुपरि माल में की संपत्ति क्रेता को संक्रामक हो जाती है। ऐसी अनुमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगी और विनियोग किए जाने के पूर्व या पश्चात दी जा सकेगी। इन्होंने यहाँ सेक्शन 23 में बोला है कि जब भी फ्यूचर गुड्स की या अनअसर्टेन्ड गुड्स की बात आएगी, जिसको बाय डिस्क्रिप्शन से बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे अनसर्टेन को आप सर्टेन कर लो, अनसर्टेन को आप सर्टेन कर लो। गेहूँ चाहिए तो कौन से वाले गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए तो कौन से वाले चावल चाहिए, पहले सर्टेन कर लो, अनसर्टेन से सर्टेन कर लो, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे हैं, आपको कौन सा चाहिए पहले उसको सर्टेन कर लो और फिर उसको सेलेक्ट कर लो कि ये वाले हैं। तो आपने जैसे ही अनसर्टेन गुड को सेलेक्ट किया, सर्टेन किया, तो वहाँ पे सामने वाले ने भी अगर एग्री कर लिया, एसेंट दे दी, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। अनअसर्टेन गुड को अगर आपने बेचा है बाय डिस्क्रिप्शन से कि मुझे ये चाहिए, इस तरीके के चावल चाहिए, जैसे ही आप उनको सेलेक्ट करोगे, सर्टेन कर लोगे, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में सामने वाले की भी अगर हाँ है, उसने भी अगर कुछ नहीं बोला कि हाँ साहब ये सामान ले जाओ जो आपने निकाला है इतने सामान में से, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब सिंपल सा ये है कि अनसर्टेन गुड को सर्टेन कर लो, अनसर्टेन गुड को सर्टेन कर लो और सेलेक्ट कर लो, बस, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। बस सामने वाले की एसेंट होनी चाहिए। 100 किलो गेहूँ पड़े, मैंने उठा के उसमें से 5 किलो अलग रख दिए, सिलेक्ट कर लिए, जैसे सिलेक्ट करके अलग रखे, सामने वाले ने, बेचने वाले भी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसकी भी हाँ है, तो वहाँ जो माल होगा जो मैंने अलग किया 5 किलो, उसका मैं मालिक बन जाऊँगा। सबसेक्शन 2 कहता है डिलीवरी टू कैरियर व्हेन वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर or to carrier or other bailey, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer, does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. यहाँ पे 23 का सबसेक्शन 2 कहना चाह रहा है कि जैसे ही बेचने वाले ने अपना माल डिलीवरी के लिए टेम्पो में रखा, ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो गई, बस उसने राइट ऑफ डिस्पोजल रिटेन नहीं किया हो। सबसे पहले तो समझना कि राइट, जो आपका ये राइट है, राइट ऑफ डिस्पोजल, ये होता क्या है? राइट ऑफ डिस्पोजल ध्यान से समझना, क्योंकि सेक्शन 25 में यही है और ये इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है? 25 में भी ये वाली बात की गई है। व्ययन के अधिकार, व्ययन के अधिकार, राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है?
देखो, अगर मैंने आपको सामान बेचने के लिए आपके पास उस सामान को भेजा, कोई सामान मैं आपको बेचना चाहता हूँ, वो सामान मैंने आपको भेजा एक ट्रक में, टेम्पो में या कैसे भी, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो उस सामान पे मेरा कंट्रोल होगा या उस सामान पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा। सामान पे कंट्रोल कब होगा? जब मैं ये बोलूँ कि अपने ड्राइवर को कि तू माल लेके चले जा, पर देना तभी जब वो पेमेंट कर दे। जैसे ही पेमेंट नहीं करे वापस लेके आ जाना ट्रक। इसका मतलब मेरा राइट है उस पर। कौन सा राइट है? राइट ऑफ डिस्पोजल का राइट है। क्योंकि माल भले ही आपके पास पहुंच गया, पर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मेरा ट्रक का ड्राइवर वापस से मेरे पास ट्रक ले आएगा। तो मेरे अगर माल पे मेरा कंट्रोल है, इसका मतलब मैंने मेरा राइट ऑफ डिस्पोजल का जो अधिकार है वो अभी बना के रखा हुआ है। पर अगर मेरा माल मेरे पास से चले गया, मेरे पास से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है, चाहे आप पेमेंट करो चाहे मत करो, वो माल आपका है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही मैं टेम्पो में माल रखूँगा, ओनरशिप हो गई आपकी। ओनरशिप हो गई आपकी, तो प्रॉपर्टी पास हो गई गुड्स में आपके पास जैसे ही मैं डिलीवरी में माल रखूँगा। तो ट्रक में जैसे ही माल रखा तो मालिक कौन बन गया? आप। अब अगर ट्रक वाले को कुछ हो जाए, यानी ट्रक में माल को कुछ हो जाए, ट्रक वाले को नहीं, ट्रक में माल को कुछ अगर हो जाए तो आप जिम्मेदार हो, क्योंकि प्रॉपर्टी जा चुकी है। पर अगर मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल का अधिकार अपने पास रखा था कि माल तो लेके चले जा, पर देना इसको तभी जब ये पेमेंट दे दे, ऐसी स्थिति में अगर माल रात रास्ते के बीच में ख़राब हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। समझ में आया? आपने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। अब आपने क्या किया? पेमेंट पहले ही ऑनलाइन कर दिया। अब डोमिनोज का कोई अधिकार नहीं है, वो पिज़्ज़ा बना के जैसे ही डिलीवरी में रख देगा, वहाँ पे आपके पास ओनरशिप आ गई। पर अगर मान लो डोमिन आपने किया कैश ऑन डिलीवरी, आपने क्या किया? कैश ऑन डिलीवरी। अब कैश ऑन डिलीवरी में डोमिनोज वाले का अधिकार उस पिज़्ज़ा पे है कि पेमेंट नहीं दे तो वापस ले आना इसके पास से। तो वहाँ पे उसने राइट ऑफ डिस्पोजल अपना रखा हुआ है। तो राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब समझ में आ गया? राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? क्या? आपका कंट्रोल उस सामान पे। सिंपल सी बात है, अगर सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया तो आप वापस मंगवा लो अपना सामान। आप अगर अपना सामान वापस मंगवा सकते हो सामने वाले के पेमेंट ना करने पे, इसका मतलब क्या है? आपने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व रखा हुआ है, जिसे कहते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल। और राइट ऑफ डिस्पोजल को अगर आपने नहीं रखा, इसका मतलब यह है कि एक बार सामान अगर आपके पास से चले गया, अब फिर आपका कोई कंट्रोल उस पर नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आप, यानी सेलर, अपना सामान ट्रक में रखवाएगा, ठीक है, जैसे ही रखवाया है ओनरशिप चली गई। अब बायर जाने उसका सामान जाने। और ऐसा ही होता है, आपको लगता नहीं, आप जब भी सामान खरीद जाते हो ना मार्केट में, तो आपको लगता होगा कि घर पे जब तक सामान नहीं आएगा सेलर जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार हो। अगर माल में कुछ भी हो गया तो सेलर तो हाथ खड़े कर देगा, बोले भाई साहब मैं तो टेम्पो में रख दिया था आपके सामने, अब माल रास्ते में टूट गया, टेम्पो पलट गया, कुछ भी हो गया, आप जानो वो जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ही होता है जब तक कि राइट टू डिस्पोजल का जो अधिकार उसने अपना रिजर्व ना रखा हो। इसलिए हमेशा क्या करा करो, समझदार हो तो बोला करो कि पेमेंट तुझे मैं घर पे करूँगा, पहले माल भिजवा दे, पेमेंट तुझे वहाँ करूँगा। अब क्या होगा? वो जिम्मेदार है कुछ भी हो जाए तो। और ये भी बोल दो पेमेंट नहीं आया तो वापस मंगवा लेना, क्या दिक्कत आ रही है, तो भेज। तो राइट ऑफ डिस्पोजल का अधिकार उसका आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही वो टेम्पो में ट्रक में सामान रखेगा, ओनरशिप आपके पास नहीं आएगी।
चलें आगे। तो 23 का सबसेशन 2 कहता है वाहक को परिधान जहाँ की संविदा के अनुसरण में विक्रेता क्रेता को अथवा क्रेता को माल पारेषित किए जाने के प्रयोजन से वाहक को या अन्य उपनिहिति को, चाहे वह क्रेता द्वारा नामित हो या न हो, माल का परिधान कर देता है, वह व्ययन का अधिकार आरक्षित नहीं रखता है। व्ययन का अधिकार बता दिया मैंने आपको, आरक्षित नहीं रखता है। वहाँ यह समझा जाएगा कि उसने संविदा मुद्दे उस माल का अर्शद विनियोग कर दिया है। अब आ जाओ सेक्शन 24। गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। एक बार आप पढ़ लो 23 फिर 24 पे चलते हैं। पढ़ लिया, चलें 24। 24 कहता है कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न, अनुमोदनार्थ अथवा विक्रय या वापसी के लिए भेजा गया माल। पहले तो समझना पड़ेगा ये ऑन अप्रूवल का क्या मतलब है और ऑन सेल और रिटर्न का क्या मतलब है। गुड्स को दो तरीके से आपके पास भेजा जा सकता है। पहला तो ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब है कि भाई साहब माल ले जाओ, पसंद नहीं आए तो 7 दिन के अंदर वापस कर देना। इसका मतलब है कि सामान बेचा तो गया है बट अप्रूवल बेसिस पे, जब तक अप्रूव नहीं होगा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम सामान खरीद के लाते हैं और उसमें क्या होता है कि आपको ये बोल दिया गया है कि 7 दिन बाद वापस कर देना, ठीक है, तो आपका अप्रूवल होगा तो आप मालिक बन जाओगे। आपका अप्रूवल अगर नहीं आता है तो आप मालिक नहीं बनोगे। इसको बोलते हैं अप्रूवल। तो कई बार माल को आपको दे तो देते हैं बेचने वाला, पर आपके अप्रूवल के बेसिस पे कि आप 2-3 दिन यूज़ कर लो, आपका अप्रूवल अगर है तो रख लेना, नहीं है तो फिर वापस दे देना। तो ऐसे में अगर आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि वापस दे देना, इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ओनरशिप ट्रांसफ़र अगर हो जाती तो फिर कैसे वापस आता माल। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई। मिंत्रा से कपड़े मंगाते हो ना आप, 14 दिन का रिटर्न पॉलिसी है, 14 दिन तक माल वापस, ठीक है। इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई नहीं होगी ना, 14 दिन बाद ही तो होगी, तभी तो आप रिटर्न कर पाओगे, नहीं तो रिटर्न कैसे कर पाते। अगर माल आप वापस भेज सकते हो, इसका मतलब सेल कैसी है, ऑन अप्रूवल बेसिस, क्या आप अप्रूवल करोगे तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, अप्रूवल बेसिस है। तो जब भी रिटर्न पीरियड होता है कि आप अप्रूव कर लो, आप यूज़ कर लो, पसंद आए तो रख लेना, तो जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए या आप अप्रूवल कर लो तो मान लिया जाता है कि वो सेल अप्रूवल बेसिस है। एक होता है ऑन सेल और रिटर्न। ऑन सेल और रिटर्न का मतलब है कि मैंने आपको माल बेच दिया और मैंने बोला जितना बच जाए वापस कर देना। ये जनरली दुकान वालों के साथ या फिर डीलरों के साथ किया जाता है कि मैं आपको माल बेच रहा हूँ, डीलरों को माल कंपनी बेच देती है, ठीक है, कि आप माल ले लो, जो बच जाए वो वापस कर देना। क्या बोलते हैं इसको, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो दो होते हैं ये, अनुमोदनार्थ अथवा विक्रय या वापसी के लिए भेजा गया माल। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, अप्रूवल का मतलब है कि माल अभी तो बेचने वाला आपको दे रहा है, पर जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे माल की ओनरशिप आपके पास नहीं जाएगी।
सेलर आपको माल बेच रहा है, पर जब तक आप उस माल को लेने के बाद अप्रूव नहीं करोगे तब तक ओनरशिप आपके पास नहीं जाती है। समझ में आ गया? जैसे ही अप्रूव करोगे ओनरशिप आपके पास चली जाएगी, और वापस कर दोगे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। कई बार ऐसा होता है, आप सामान मंगाते हो मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, ठीक है, रिटर्न कर देते हो। बहुत बार ऐसा होता है, रिटर्न कर देते हो, आपने अप्रूव नहीं किया, आपने रिटर्न कर दिया। और दूसरा जो प्रोविज़न है वो ऑन सेल और रिटर्न, वो भी समझ में आ गया कि मैंने आपको माल दिया और मैं आपको बोला कि जितना माल बिक जाए बेच देना, नहीं तो मैं वापस ले लूँगा। वो हो गया ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अभी सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न और सॉरी और ऑन सेल और रिटर्न और अदर सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी देयरइन पासेस टू द बायर। इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? चाहे आप अप्रूवल बेसिस पे बेचो, चाहे आप ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचो। When he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction। आपने मुझे सामान दिया कि सर आप यूज़ कर लो, जब आपको सही लगे तब हाँ कर देना, ओनरशिप आपके पास चली जाएगी, और नहीं पसंद आया तो वापस कर देना। तो मेरा माल, सॉरी आपका जो माल है वो मेरे पास है, मैंने आपको बोल दिया कि हाँ मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, मेरे को सही लग रहा है, या फिर मैंने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे मैं वो माल आपको वापस नहीं दे सकता, मैंने आगे किसी और को बेच दिया, तो वहाँ पे माना जाएगा कि ओनरशिप मेरे पास आ चुकी है। तो समझ में आ गया ना सेक्शन 24 का एक क्लॉज क्या कहता है? कि जब भी आपने मुझे माल बेचा है अप्रूवल बेसिस पे कि सर चेक कर लो, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना, ऐसी स्थिति में ओनरशिप आपसे मेरे पास कब कब आ सकती है? या तो आपके माल लेने पर मैं आपको बोल दूं कि मुझे पसंद आ गया, मैं रख रहा हूँ, जैसे ही मैंने हाँ करी ओनरशिप मेरे पास आ गई। या फिर मैंने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि अब मैं आपको माल वापस नहीं कर सकता, मैंने यूज़ कर लिया, मिंत्रा से कपड़े आपने पहन लिए, पहन के फंक्शन में चले गए, टैग वैग सब उतार दिए, क्या किया आपने? एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि अब आप उसको माल वापस नहीं दे सकते, तो अब मान लिया जाएगा कि ओनरशिप आपके पास आ चुकी है। अब भले ही रिटर्न पीरियड 14 दिन का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपने पहन लिए, अब आप माल वापस नहीं कर सकते। बी क्लोज कहता है इफ़ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, then if a time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time or if no time has been fixed on the expiration of reasonable time। सेकेंड पॉइंट कहता है कि आपने बेचने वाले को अपनी हाँ या ना में आंसर नहीं दिया, पर आपने क्या किया, उसके सामान को अपने पास रखा, जितने समय के लिए रिटर्न पीरियड था उससे ज़्यादा समय के लिए रखा। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही समय ख़त्म होगा मान लिया जाएगा कि आपने वो सामान ले लिया। मिंत्रा की जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो 14 दिन की होती है। अगर 14 दिन में आपने माल वापस नहीं किया तो ओनरशिप आपके पास ऑटोमेटिकली चली गई। या फिर अगर कोई टाइम पीरियड वापस करने का नहीं था और रीज़नेबल पीरियड वहाँ देखा जाएगा, उतने में आपको रिटर्न करना होगा, उतने में अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो फिर मान लिया जाएगा कि ओनरशिप आपके पास आ चुकी है। तो सिंपल सी बात इन्होंने ये बोली है कि जब भी आपको अप्रूवल बेसिस पे माल बेचा जाएगा कि सब आप इसको यूज़ कर लो और बता देना आपको ये रखना है नहीं रखना है, तो या तो आप उसको बोल दो कि मुझे पसंद आ गया मैं रख रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा कार्य करो जिससे उस गुड्स को वापस देना इम्पॉसिबल हो जाए, या फिर जितने समय के लिए आपको वो गुड्स दिए गए थे वो समय अगर पूरा हो जाए तो भी आप वापस नहीं कर सकते। समय नहीं है तो रीजनेबल पीरियड एक्सपायर हो जाए तो वापस नहीं कर सकते। ये है सेक्शन 24। जबकि क्रेता को माल अनुमोदनार्थ अथवा विक्रय या वापसी के लिए या ऐसे ही अन्य निबंधनों पर परिदत्त किया जाता है, तब माल में की संपत्ति का क्रेता को संक्रामण का उस समय होता है जब वह अपना अनुमोदन
या प्रतिग्रहण विक्रेता को संज्ञापित करता है या उस स्वयं व्यवहार को अंगीकार करने का कोई अन्य कार्य करता है। ख उस दशा में जबकि वह अपना अनुमोदन या प्रतिग्रहण विक्रेता को संज्ञापित नहीं करता किंतु प्रतिक्षेप की सूचना दिए बिना माल को परिधारित रखता है। यदि माल की वापसी के लिए कोई समय नियत किया गया हो तो उस समय के अवसान पर होता है और यदि कोई समय नियत नहीं किया गया हो तो युक्त समय के अवसान पर होता है। तो 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, 14 दिन हो गए, आपने सामान वापस नहीं किया तो मान लिया जाएगा माल, अब मालिक कौन हो गया? आप। या 14 दिन अगर नहीं थे, कोई भी टाइम नहीं था, तो रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद मान लिया जाएगा कि आप मालिक बन गए अगर आपने वापस सामान नहीं किया तो सेक्शन 24 समझ में आ गया? पढ़ लो इसको एक बार, फिर 25 पे चलते हैं। विवेक जी, उसमें कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया बस अप्रूवल वाला, बट इसमें ये आप पूछो ना रिफंड रिप्लेसमेंट, ये फिर अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एक्सचेंज वाला, रिप्लेसमेंट वाला, ये बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ट्वेंटी फोर में डाउट है किसी को? सिंपल सा सेक्शन है वैसे तो। ये सेल्स ऑफ गुड्स आपको पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर जब एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको इजी लगेगा। अब सेकंड जो मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, और इसका रिवीजन कब होगा? जब मैं टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसमें आप मान के चलो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे टेस्ट सीरीज़ में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो जब मैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये उस सेक्शन पे है, ये क्वेश्चन उस सेक्शन पे है, इसमें ये भी आ सकता था, तो आपको एक तरीके से सारा का सारा ये एक्ट वापस से रिवाइज हो जाएगा और आपको तब पता भी चल जाएगा कि पूरे एक्ट में से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो मान के चलो 100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे सेल्स ऑफ गुड सेट के। 100 है, जब हम करेंगे उसका सोल्यूशन करेंगे क्लास में तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए? बताता ना मैंने कि चाहे 20 सी क्वेश्चन करो चाहे 25 सी क्वेश्चन करो, वो कौन कौन कर रहा है और कौन है ऐसा जिसने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं करे? कोई है ऐसा? आज से श्री गणेश? अच्छा, आज से ही। और कौन कौन श्री गणेश कर रहा है आज से? आज टेस्ट भी है पॉक्सो। हाँ, तो आप एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के जो टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, इनको करो बस। जैसे पॉक्सो का आज पेपर है तो पॉक्सो पढ़ लो, उससे क्वेश्चंस कर लो, उससे क्वेश्चंस कर लेना, और फिर उसके क्वेश्चंस की क्लास हम लगाएंगे ये 2 दिन के अंदर। आज पॉक्सो के साथ और कौन सा है? जे। तो आज पेपर कर लो आप, या कल कर लेना, परसों मैं सर से बात कर लेता हूँ कि उसका सोल्यूशन कब होगा। तो आपका एक तरीके से पूरा जे रिवाइज हो जाएगा, पूरा पॉक्सो रिवाइज हो जाएगा। या फिर सर से बात करके पता जाएगा, या तो हो सकता है संडे को, तो संडे को आपके दोनों एक्ट रिवाइज हो जाएंगे, जे और पॉक्सो। तब तक 1-2 और दे लेना संडे तक, तो 3-4 एक्ट
का रिवीजन हो जाएगा आपका संडे को, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्लास में, ऊपर से पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अब आप टेस्ट सीरीज करो, बुक बुक छोड़ दो, सारे जो यहाँ पे टेस्ट पेपर मिल रहे हैं उनको करो आप सॉल्व। आ जाओ 25 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 25 में आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है। समझ में आ गया? राइट ऑफ डिस्पोजल बता चुका हूँ मैं आपको। आपने ट्रक में सामान रख दिया और ट्रक वाले को बोल दिया जब तक पैसा ना मिले ट्रक में सामान मत उतारना। क्या है ये? राइट ऑफ डिस्पोजल। ये आपने रिजर्व कर लिया। अगर ये अधिकार आपके पास है तो प्रॉपर्टी के मालिक आप ही हो, सामने वाले के पास नहीं जाएगी। 25 में बस इतना याद रखना है आपको। 25 पे हेडिंग में भी क्वेश्चन आता है। इसका सबसेशन 1 पढ़ लेते हैं, 2 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, the seller may by the term of the contract or appropriation reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. In such case, notwithstanding the delivery of the goods to the buyer or to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods, the property मतलब ownership, the ownership in the goods does not pass to the buyer until condition imposed by the seller are fulfilled. ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला है कि अगर बेचने वाले ने अपने इस अधिकार को, राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखा है तो फिर मालिक वही रहेगा, बायर के पास ओनरशिप नहीं जाएगी। मैंने माल ट्रक में रखा और ट्रक वाले को बोल दिया जब तक मेरे माल के पैसे ना दे दे बायर, उसके लिए जब वो माल के पैसे ना दे दे तब तक इस ट्रक में सामान मत उतारना। इसका मतलब मैं मालिक हूँ जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए पेमेंट वाली। तो 25 में याद रखना ये वाली बात। जहाँ की संविदा विनिर्देश माल के विक्रय के लिए है या जहाँ की माल संविदा मुद्दे तत्पश्चात विनियोजित कर दिया जाता है, वहाँ विक्रेता उस माल के व्ययन का अधिकार संविदा का विनियोग के निबंधनों द्वारा तब तक के लिए आरक्षित रख सकेगा जब तक अमुक शर्त पूरी न हो जाती। ऐसी दशा में इस बात के होते हुए भी कि माल का परिधान क्रेता को या क्रेता का उसका पारेषण करने के प्रयोजन से वाहक को या अन्य उपनिहिति को कर दिया गया है, माल में की संपत्ति क्रेता को तब तक संक्रांत नहीं होती जब तक विक्रेता द्वारा लगा गई शर्त पूरी ना हो जाती। अब 25 में बस आपको सबसेक्शन 1 ही याद रखना है, 2 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अब आ जाओ 26 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद प्रॉपर्टी। ये कहना चाह रहे हैं कि रिस्क प्रॉपर्टी के साथ जाता है। प्रॉपर्टी कौन सी? ओनरशिप। यहाँ पे जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है आप समझ जाना, यहाँ पे ओनरशिप की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है कोई सामान, वो तो गुड्स, उसको नाम क्या दे दिया? गुड्स। सामान को तो इन्होंने गुड्स बोल दिया, सामान के अंदर आपका जो अधिकार है उसको बोल दिया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन गुड्स। याद रखना इस चीज़ को। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिस्क होता है वो ओनरशिप के साथ साथ जाता है। आज मैं मालिक हूँ, मेरा मोबाइल टूटेगा, मेरा नुकसान हुआ, कल को आप मालिक बने, ओनरशिप आपके पास गई, प्रॉपर्टी आपके पास हुई, अब रिस्क आपका है। अब फ़ोन टूटा तो आप जिम्मेदार हो। आज फ़ोन टूटता है, बेचने से पहले मैं जिम्मेदार हूँ, बेचने के बाद फ़ोन टूटा आप जिम्मेदार हो। रिस्क क्या हो गया? मेरे से आपके पास हो गया। ये तो बात बोली इन्होंने कि जब जब जो मालिक बनेगा नुकसान उसका है, जब जब जो मालिक बनेगा सामान उसका है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, अब प्रॉपर्टी टूट गई, अगर जैसे माल अगर मैंने आपको बेच दिया, फ़ोन अब मैंने आपको बेच दिया, फ़ोन अगर टूट गया तो आपका नुकसान हुआ, मेरा नहीं हुआ। आपने वो फ़ोन सर को बेच दिया, ओनर सर बन गए, अब ओनर बनने के बाद सर का नुकसान होगा। तो जिसके बाद ओनरशिप जाती है, रिस्क भी उसके पास ट्रैवल करता है।
क्या कहता है 21, समझ में आ गया 26, कि जिसके पास अधिकार जाएगा, ओनरशिप जाएगी, रिस्क भी उसी के पास जाएगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब है आपने कोई और कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बात अलग है, आपका कोई और इरादा था कॉन्ट्रैक्ट में तो बात अलग है। द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी देयर इज ट्रांसफर टू द बायर। जब तक मालिक बायर नहीं हो जाता, प्रॉपर्टी बायर तक नहीं चली जाती, तब तक सेलर रिस्क पे रहेगा। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इज ट्रांसफर टू द बायर, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क। और जब प्रॉपर्टी बायर के पास पहुंच जाएगी तो फिर बायर का रिस्क है। वेदर डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट, डिलीवरी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं कि डिलीवरी से और पेमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता कि डिलीवरी कब है, पेमेंट कब है, वो कभी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, यानी अधिकार अगर आपको ट्रांसफ़र कर दिया, तो भले ही प्रॉपर्टी मेरे पास ही क्यों ना हो, अगर नुकसान हो गया तो आपका रिस्क है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेरे से टीवी खरीदी, आपने मेरे से टीवी खरीदी, टीवी मेरे गोदाम में रखी हुई है, आप आए, पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने आपको बिल दे दिया, मैंने आपको बिल दे दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए। अब प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो गया? आप हो गए, आपने खरीद ली, बिल मिल गया आपको, ठीक है। अब मालिक आप हो। अब अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी बात हो जाए, टूट जाए वो प्रॉपर्टी, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। भले ही वो टीवी किसके पास है? मेरे पास है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर नुकसान आपका होगा। क्योंकि जिसके पास ओनरशिप, उसका लॉस। ओनरशिप अगर आपके पास आ चुकी है तो आपका लॉस, ओनरशिप अगर मेरे पास थी तो मेरा लॉस था। चाहे डिलीवरी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाती है, जब तक कि अन्यथा करारित न हो। माल तब तक विक्रेता की जोखिम पर रहता है जब तक उसमें की संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं हो जाती, क्योंकि अंतरित होते ही तो फिर उसका जोखिम हो गया। किंतु जब उसमें की संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है, तब चाहे परिधान किया गया हो या नहीं, माल क्रेता की जोखिम पर रहता है। तो जिसके पास ओनरशिप चली गई, जोखिम उसका। Provided that where the delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at risk of the party in fault as regards any loss which might have occurred but for such fault. परंतु जहाँ के परिधान क्रेता या विक्रेता के कसूर से विलंबित हो गया है, वहाँ माल ऐसी किसी हानि की बाबत जो ऐसे कसूर के अभाव में न हुई होती, उस पक्षकार को जोखिम पर रहता है जिसका कसूर है। अब मान लो किसी के कसूर के चलते, फॉल्ट के चलते माल की डिलीवरी में डिले हो गया, तो फिर वो जिम्मेदार है। मैंने उसको बोला था कि आज मेरे घर पे टीवी आ जानी चाहिए, 5 दिन तक टीवी नहीं आई, अब वो जिम्मेदार है क्योंकि उसका फॉल्ट है कि उसने डिलीवरी लेट की है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ ईदर बायर सेलर एज द बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी। परंतु यह और भी कि इस धारा की कोई भी बात क्रेता या विक्रेता के उन कर्तव्यों या दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो दूसरे पक्षकार के माल के उपनिहिति के नाते उसके हैं। अब आपके जो भी अधिकार हैं एज अ सेलर और बायर, वो इंटैक्ट रहेंगे, वो बने रहेंगे। और अगर आपकी कोई बेली की तरह ड्यूटी थी तो वो भी बनी रहेगी। बेली का मतलब क्या होता है? बेली का मतलब होता है कि आपके पास किसी और का सामान पड़ा हुआ है,
तो आपको उसकी ऐसे ही देखभाल रखनी है जैसे कि वो आपका खुद का हो। तो ये जो ड्यूटी है आपकी, ड्यूटी टू टेक केयर, ये आपकी बनी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप चली गई तो आप लापरवाह हो जाओ, आप उसका सामान उठा के सड़क पे फेंक दो कि तू क्यों नहीं लेके गया, लेके जा ऐसे, अब तू मालिक है। नहीं, आप बेली हो, आप उसकी जिम्मेदारी रखोगे गुड्स की, ये आपकी ड्यूटी बनी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा ना आपने बेली की ड्यूटीज़ के बारे में। बेलमेंट कौन सा सेक्शन में डिफाइंड है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वेरी गुड, 148। और ड्यूटीज़ ऑफ बेली कौन सेक्शन में बता रखी है? बेलीज की ड्यूटीज़, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद तो 26 में बस आपको इतना सा याद रखना है कि जब जब जो जो मालिक बनेगा तब तब रिस्क उसका होगा, बस ये मेन लाइन है इसकी। 27, टाइम हो गया क्या? सेक्शंस भी तो इसमें हाँ सही है। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर रिस्क सेलर का होता है, और सेल के अंदर जब हो जाती है सेल तो बायर का रिस्क हो जाता है। पर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हमेशा हमेशा रिस्क सेलर का होता है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल हम उन सामान के लिए करते हैं जो सामान तब बना ही नहीं है। फ्यूचर गुड्स जब बनेगा तब मालिक बनोगे आप, जब तक वो सामान ही नहीं बना तब तक जिम्मेदारी आपकी, सेलर की। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जाती नहीं है ना, ये तो पॉइंट है। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप नहीं जाती है। जहाँ जहाँ ओनरशिप जाएगी वहाँ वहाँ पीछे पीछे रिस्क भी जाएगा, जो मालिक उसका रिस्क। चलें, कल करते हैं बाकी 27 से। थैंक यू।